हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम कवर कर रहे थे उत्तराखंड के इतिहास को, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड में शासन करने वाले पवार राजवंश के बारे में कवर किया था। और उसी लेक्चर में हमने समझा था कि पवार राजवंश का गोरखा आक्रमण से पूर्व पवार राजवंश का जो अंतिम शासक था वो प्रद्युम्न शाह रहा था। ठीक है, इसी प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर अपनी सत्ता स्थापित करी और शिवदेव को शासक बनाया। और इसी के पश्चात जो पराक्रम शाह था और लाल सिंह था, इन दोनों ने मिलकर हर्षदेव जोशी के शासनकाल पर आक्रमण करके उसको पराजित करा। अब देखो, आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरह से उत्तराखंड में गोरखाओं का आक्रमण हुआ। यानी जो पवार राजवंश था उसके बाद कुमाऊं क्षेत्र में और गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड के दोनों ही क्षेत्रों में गोरखाओं ने अपना शासन स्थापित करा। और सर्वप्रथम जो इसमें गोरखाओं ने आक्रमण करा वो कुमाऊं क्षेत्र पर अपना पहला आक्रमण करा था। तो सबसे पहले हम उसी गोरखाओं के कुमाऊं में गोरखाओं के आक्रमण को समझते हुए चलते हैं। तो चलिए जानते हैं कुमाऊं में गोरखा आक्रमण को। देखिए, कुमाऊं में गोरखा आक्रमण की जो शुरुआत हुई वो हर्षदेव जोशी के पराजित होने के पश्चात हुई थी। अब देखो, जब हर्षदेव जोशी पराजित हुआ तो कुमाऊं में पराक्रम शाह और लाल सिंह का शासन हो गया। इन्हीं पराक्रम शाह ने और लाल सिंह ने दोनों ने मिलकर कुमाऊं में चंद राजवंश के एक शासक नियुक्त करा। उसका नाम था महेंद्र चंद। तो इसी के बाद जो शासक बना कुमाऊं क्षेत्र में वो था महेंद्र चंद। और इसका जो शासनकाल रहा था वो 1789 ईस्वी से 1790 ईस्वी तक रहा था। यानी कि 1789 ईस्वी से 1790 ईस्वी तक जो शासन करा चंद राजवंश में वो महेंद्र चंद का शासनकाल था। अब देखो, अब इसी महेंद्र चंद को गद्दी से हटाने के लिए हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को आमंत्रित करा था। ठीक है, हर्षदेव जोशी ने क्या करा, हर्षदेव जोशी ने नेपाल के राजा, देखिए उस समय जो नेपाल का राजा हुआ करता था वो रणबहादुर शाह हुआ करता था। इसी रणबहादुर शाह को हर्षदेव जोशी ने निमंत्रण पत्र भेजा और कुमाऊं क्षेत्र में आक्रमण करने का न्योता दिया। तो इसी समय महेंद्र चंद, जिस समय चंद राजवंश का शासक हुआ करता था, उस समय नेपाल का जो शासक हुआ करता था, यानी नेपाल का जो राजा हुआ करता था, उसका नाम था रणबहादुर शाह। ठीक है, अब देखो, इसी रणबहादुर शाह को, जो नेपाल का राजा रणबहादुर शाह है, इसी रणबहादुर शाह को हर्षदेव जोशी द्वारा निमंत्रण पत्र भेजा जाता है। हर्षदेव जोशी द्वारा निमंत्रण पत्र, क्योंकि हर्षदेव जोशी जो था वो पूर्व में शासन कर रहा था कुमाऊं के चंद राजवंश में, और इसी हर्षदेव जोशी को पराक्रम शाह द्वारा पराजित कर दिया गया था। ठीक है, जो कि पराक्रम शाह द्वारा पराजित। तो जब पराक्रम शाह ने इसे पराजित करा तो इसी चीज का बदला लेने के लिए इसने महेंद्र चंद को गद्दी से हटाना चाहा। अब यही हर्षदेव जोशी क्या करता है, नेपाल के राजा रणबहादुर शाह को एक निमंत्रण पत्र भेजता है कि आप लोग आइए और कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण करिए। ठीक है, कुमाऊं में अपनी सत्ता स्थापित करें। इसीलिए रणबहादुर शाह 1790 ईस्वी में 4 लोगों के नेतृत्व में, लोग, या फिर मैं लिख लूं इसे 4 सैनिकों, या फिर हम इसे कह दें सेनापति। ठीक है, 4 लोगों या 4 सेनापति के नेतृत्व में एक सेना तैयार करता है।
ठीक है। तो एक सेना तैयार करी जाती है नेपाल में, इसी सेना को कहा जाता है गोरखा सेना। गोरखा सेना। तो जो गोरखा लोग होते थे वो कहाँ के मूल निवासी होते थे? वो नेपाल के मूल निवासी हुआ करते थे। अब ये जो 4 सेनापति थे, ठीक है, ये जो 4 सेनापति थे, इन सभी के नाम मैं यहाँ पर लिखते हुए चल रहा हूँ। जो इसमें पहला सेनापति हुआ करता था, जो व्यक्ति हुआ करता था जिसे नेपाल से कुमाऊं क्षेत्र में आक्रमण के लिए भेजा गया, उसमें सबसे पहला नाम था हस्तिदल चौतरिया। हस्तिदल चौतरिया। दूसरा नाम था काजी जगजीत पांडे का। तीसरा जो महत्वपूर्ण सेनापति हुआ करता था वो था अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा, ठीक है। तो हस्तिदल चौतरिया, काजी जगजीत पांडे, सेनापति अमर सिंह थापा, और जो चौथा था वो था सूरवीर सिंह थापा। सूरवीर सिंह थापा, ठीक है। तो इन चारों के नेतृत्व में एक सेना तैयार करी गई, उसी को बोला गया गोरखा सेना, ठीक है। यह सेना 1790 ईस्वी में कुमाऊं क्षेत्र पर आती है। तो कब ये कुमाऊं क्षेत्र में आई? 1790 ईस्वी में कुमाऊं क्षेत्र पर इनका आगमन होता है। इसी के बाद देखो, जब 1790 ईस्वी में ये कुमाऊं क्षेत्र पर आती है तो सर्वप्रथम ये कुमाऊं के अल्मोड़ा क्षेत्र में आती है, ठीक है। अल्मोड़ा क्षेत्र में ये प्रवेश करती है। इसी अल्मोड़ा क्षेत्र के हवालबाग में एक युद्ध होता है गोरखा सैनिकों के बीच और कुमाऊं के चंद राजवंश के शासक महेंद्रचंद के बीच। और इस युद्ध में महेंद्रचंद की हार हो जाती है, महेंद्रचंद पराजित होता है और महेंद्रचंद की हत्या कर दी जाती है। तो जो युद्ध हुआ था गोरखाओं के बीच और चंद राजवंश के शासक महेंद्रचंद के बीच, वो हुआ था 1790 ईस्वी में हवालबाग में, ठीक है। और ये हवालबाग कहाँ था? अल्मोड़ा क्षेत्र में था। और यहाँ जब युद्ध हुआ तो इसमें पराजय किसकी हो जाती है? महेंद्रचंद की पराजय हो जाती है और गोरखाओं का उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में शासन स्थापित हो जाता है। अब देखो, अब आगे क्या होता है? जब कुमाऊं क्षेत्र में गोरखाओं का शासन हो जाता है, कुमाऊं क्षेत्र में गोरखा राजा अपने शासन स्थापित करते हैं, तो इसी के बाद जो हर्षदेव जोशी होता है वो इन्हीं गोरखाओं को गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करता है। तो हर्षदेव जोशी एक ऐसा शासक रहा था, एक ऐसा व्यक्ति रहा था जिसने कुमाऊं तथा गढ़वाल दोनों की स्थिति को बदलकर रख दिया। जैसे कुमाऊं में सर्वप्रथम चंद राजवंश का शासन चल रहा था और इसी चंद राजवंश के पतन का सबसे बड़ा कारण था हर्षदेव जोशी, क्योंकि हर्षदेव जोशी के कहने पर ही कुमाऊं क्षेत्र में गोरखाओं का आगमन होता है और 1790 ईस्वी में कुमाऊं पर महेंद्रचंद को हराकर गोरखा लोग अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। इसी कुमाऊं के आक्रमण के पश्चात अब हम समझ लेते हैं गढ़वाल में गोरखाओं के हुए आक्रमण को। तो चलिए जानते हैं गढ़वाल में गोरखा आक्रमण। तो 1790 ईस्वी में कुमाऊं में अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद गोरखा लोगों को प्रेरित करा गया हर्षदेव जोशी के द्वारा कि आप लोग कुमाऊं को छोड़कर अब गढ़वाल पर भी अपना शासन स्थापित करें। इस उपलक्ष्य में जो गोरखा शासन थे या गोरखा लोग थे, गोरखा सैनिक थे, उन्होंने गढ़वाल पर भी अपना आक्रमण करा। तो गढ़वाल पर जो इनका पहला आक्रमण हुआ वो 1791 ईस्वी में करा गया। तो 1791 ईस्वी में गोरखाओं का गढ़वाल पर प्रथम गोरखा आक्रमण, इसे मैं लिखते हुए चलता हूं। गढ़वाल पर ठीक है। तो गढ़वाल पर जो प्रथम गोरखा आक्रमण करा गया वो 1791 ईस्वी में करा गया। अब इस
आक्रमण का जो नेतृत्व कर रहा था वो अमर सिंह थापा कर रहा था। ठीक है, जो चार हमने नेतृत्वकर्ता देखे थे, जगजीत पांडे हो गया, हस्तिदल चौतरिया हो गया, सूरवीर सिंह थापा हो गया और अमर सिंह थापा हो गया, तो ये चारों ही इसका नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन इनमें जो प्रमुख सेनापति रहा था वो अमर सिंह थापा रहा था। तो अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गढ़वाल पर प्रथम गोरखा आक्रमण सन 1791 ईस्वी में करा गया। अब देखो, सबसे पहले 1791 ईस्वी में जो गोरखा सैनिक होते हैं वो पौड़ी गढ़वाल के लंगूरगढ़ पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो लंगूरगढ़ पर प्रथम आक्रमण। तो सबसे पहला जो गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण हुआ था गोरखों का, वो लंगूरगढ़ क्षेत्र पर हुआ था और ये लंगूरगढ़ जो क्षेत्र था वो पौड़ी गढ़वाल में पड़ता था। अब देखो, जब इस लंगूरगढ़ पर गोरखा सैनिक पहुंचे तो ठीक उसी समय प्रद्युम्न शाह और गोरखा सैनिकों के बीच यहाँ एक युद्ध हुआ। ठीक है, इस युद्ध को प्रद्युम्न शाह ने इसी लंगूरगढ़ क्षेत्र पर रोक लिया। तो यहाँ प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच अब देखो, अब जब लंगूरगढ़ पर गोरखाओं के सैनिक पहुंचे तो प्रद्युम्न शाह के भी सैनिक इस लंगूरगढ़ पर पहुंच गए। इन दोनों ने यहाँ पर युद्ध ना हुआ कह सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, लंगूरगढ़ पर प्रद्युम्न शाह की सेना ने गोरखाओं को रोक लिया। जब गोरखाओं को रोक लिया गया 1791 ईस्वी में, ठीक इसी समय चीन ने नेपाल पर आक्रमण कर दिया। अब देखो, यहाँ गोरखाओं की सेना जो है वो गढ़वाल क्षेत्र पर आई हुई है और जो उधर चीन था, चीन का नेपाल क्षेत्र पर आक्रमण हो जाता है। जब चीन का नेपाल क्षेत्र पर आक्रमण हुआ तो काठमांडू सरकार ने अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू करा। इसी एवज में जो काठमांडू सरकार थी, जो काठमांडू सरकार का शासक था रण बहादुर शाह, उसने एक निमंत्रण पत्र भेजा या फिर एक पत्र भेजा जगजीत पांडे को। तो किसके द्वारा, नेपाल सरकार के द्वारा जो पत्र भेजा गया वो जगजीत पांडे को भेजा गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखते हुए चल रहा हूँ, नेपाल सरकार द्वारा एक पत्र भेजा गया जगजीत पांडे को। अब देखो, जिस समय ये जगजीत पांडे को पत्र भेजा गया कि चीन ने नेपाल पर आक्रमण कर दिया है, आप लोग अपनी सेना को वापस नेपाल क्षेत्र में लाओ, तो उस समय जो गोरखा सेना थी वो लंगूरगढ़ क्षेत्र पर आई हुई थी। ठीक इसी समय प्रद्युम्न शाह के मध्य और गोरखाओं के मध्य एक संधि होती है जिसे हम लंगूरगढ़ की संधि कहते हैं। लंगूरगढ़ की संधि कहा जाता है। अब देखो, ये जो संधि हुई थी ये 1792 ईस्वी में करी गई। और क्यों करी गई, क्योंकि लंगूरगढ़ को एक तरफ से गोरखाओं ने घेरा हुआ था और दूसरी तरफ से प्रद्युम्न शाह की सेना द्वारा घेरा गया था। तो लंगूरगढ़ की जो संधि हुई, इस संधि में प्रद्युम्न शाह के मध्य और गोरखाओं के मध्य कुछ शर्तें रखी गई। ठीक है, इन शर्तों के आधार पर गोरखाओं के बीच और जो प्रद्युम्न शाह के बीच युद्ध था वो विराम हो गया और जो गोरखा सैनिक थे वो नेपाल क्षेत्र में चले गए। तो इसलिए हम इन शर्तों को भी यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं। तो चलिए जानते हैं जो शर्तें रही थी नेपाल सरकार के मध्य और प्रद्युम्न शाह के मध्य। तो लंगूरगढ़ की संधि के पश्चात जो प्रद्युम्न शाह था और गोरखा सरकार थी, उन दोनों के बीच संधि की दो शर्तें रखी गई। उनमें से पहली जो शर्त रखी गई वह यह थी कि प्रद्युम्न शाह द्वारा गोरखा सरकार को या फिर नेपाल सरकार को 3000 रुपये वार्षिक कर देना। तो इसको लिखते हुए चलते हैं, प्रद्युम्न शाह के द्वारा, प्रद्युम्न शाह के द्वारा नेपाल सरकार को 3000 रुपये वार्षिक कर
देना। ठीक है, तो पहली शर्त क्या थी, प्रद्युम्न शाह के द्वारा नेपाल सरकार को 3000 रुपये वार्षिक कर देना, यानी कि प्रद्युम्न शाह हर वर्ष नेपाल सरकार को या फिर काठमांडू सरकार को 3000 रुपये वार्षिक कर के रूप में देगा। दूसरी शर्त ये रखी गई कि प्रद्युम्न शाह द्वारा कुछ गोरखा सैनिकों को श्रीनगर में स्थापित करना। तो प्रद्युम्न शाह के द्वारा गोरखा सैनिकों व अधिकारियों को श्रीनगर में स्थापित करना। ठीक है, श्रीनगर में स्थापित करना। तो इन दोनों शर्तों में क्या था, दोनों शर्तों में प्रद्युम्न शाह को हानि हो रही थी। प्रद्युम्न शाह को 3000 रुपये वार्षिक कर नेपाल सरकार को देना पड़ रहा था और गोरखाओं के जो सैनिक रहे थे उन्हें भी श्रीनगर में स्थापित करना पड़ रहा था। इसी के एवज में गोरखाओं ने एक वचन दिया। गोरखाओं ने क्या वचन दिया इन दो शर्तों के उपलक्ष्य में, कि कभी भी प्रद्युम्न शाह या गढ़वाल पर आक्रमण ठीक है न करने का वचन दिया। तो गोरखा सरकार ने क्या कहा या फिर नेपाल सरकार ने क्या कहा कि प्रद्युम्न शाह पर या फिर गढ़वाल पर कभी नहीं आक्रमण होगा इन दो शर्तों के एवज में। यदि प्रद्युम्न शाह इन दोनों शर्तों को मान लेता है तो उस पर कभी भी आक्रमण नहीं करा जाएगा। इसी के बाद देखो, इन्हीं शर्तों के बाद होता क्या है, इन्हीं शर्तों के बाद जब चीन और नेपाल के बीच युद्ध थम जाता है तो गोरखा सरकार या फिर नेपाल सरकार क्या करते हैं, नेपाल सरकार इस 3000 रुपये वार्षिक कर को बढ़ाकर 9000 कर देती है। ठीक है, तो अब जो वार्षिक कर है वो कितना हो गया था, 9000 रुपये हो गया था, जो कि एक वार्षिक कर के रूप में था। दूसरी चीज, जब यही 9000 रुपये वार्षिक कर बढ़ा तो इसी के साथ साथ प्रद्युम्न शाह द्वारा जो स्थापित श्रीनगर में गोरखा सैनिक व अधिकारी होते थे उनका व्यय भी प्रद्युम्न शाह को देना पड़ता था और ये व्यय कुल मिलाकर हो जाता था कितना, 25 से 30,000 रुपये। ठीक है, तो अब व्यय कितना हो गया था, 9000 से बढ़कर कितना हो गया था, 25 से 30,000 रुपये हो गया था, क्योंकि इसमें शामिल था गोरखा सैनिकों के अधिकारियों को श्रीनगर स्थापित करने का व्यय और जो व्यय था वो 3000 रुपये से बढ़कर 9000 कर दिया गया। तो कुल मिलाकर इस लंगूरगढ़ की जो संधि की शर्तें रखी गई उनमें प्रद्युम्न शाह को काफ़ी हानि हुई। ठीक है, जिसके एवज में उसको लगभग 25 से 30,000 रुपये देने पड़ रहे थे। अब इसी के बाद देखो, इसी के बाद गढ़वाल क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ता है और साथ साथ उसी के बाद एक भूकंप की स्थिति बन जाती है जिसमें गढ़वाल को काफ़ी हानि होती है और इसी का फायदा उठाया जाता है गोरखा सरकार के द्वारा। तो चलिए समझते हैं आगे की स्थिति के बाद देखिए 1795 ईस्वी में इसी गढ़वाल क्षेत्र पर प्रद्युम्न शाह के शासनकाल के समय में एक भीषण अकाल पड़ता है। तो कब भीषण अकाल गढ़वाल में आया था, 1795 ईस्वी का भीषण अकाल। ठीक है, तो 1795 ईस्वी में अकाल किस क्षेत्र में आया, गढ़वाल के क्षेत्र में आता है। अब इस अकाल में क्या होता है, ये इतना बड़ा अकाल होता है कि इससे पूरी प्रद्युम्न शाह की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। ठीक है, और राज्य की स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। इसी भीषण अकाल को कहा जाता है इक्यावनी बावनी। ठीक है, तो इक्यावनी बावनी क्या था, इक्यावनी बावनी
1795 ईस्वी में आया भीषण अकाल था। या आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि 51-52 अकाल किसके शासनकाल में या किस चंद राजवंश के शासनकाल में आया था। तो उस समय जो पवार राजवंश का शासक हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, वो प्रद्युमन शाह हुआ करता था। और जो कुमाऊं क्षेत्र था, कुमाऊं क्षेत्र में उस समय किसका शासनकाल चल रहा था, गोरखाओं का शासनकाल चल रहा था। इसी के बाद देखिए, इसी के बाद 1796 ईस्वी में 1796 ईस्वी में इसी प्रद्युमन शाह के शासनकाल में कप्तान हार्डविक, जो कि एक यूरोपीय यात्री होता है, वो आता है। तो 1796 ईस्वी में कप्तान हार्डविक की गढ़वाल यात्रा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कप्तान हार्डविक ने किसके शासनकाल के दौरान या फिर गढ़वाल के किस शासक के दौरान गढ़वाल क्षेत्र में आगमन किया। तो उस समय शासनकाल था प्रद्युमन शाह का, और जो ईस्वी में वो आया था वो 1796 ईस्वी में आया हुआ था। इसी के बाद जो गढ़वाल में प्रद्युमन शाह का शासनकाल है, उसी के टाइम पीरियड पर 60 साला भूकंप आता है। तो 8 सितंबर 1803 ईस्वी में 8 सितंबर 1803 ईस्वी में गढ़वाल क्षेत्र पर भूकंप आता है। ठीक है, इस भूकंप में 8 दिन लगातार वर्षा होती है और भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। लेकिन जो 8 सितंबर 1803 ईस्वी का भूकंप था वो इतना भयानक भूकंप था कि इस भूकंप में गढ़वाल क्षेत्र के 80% जो मकान थे वो ध्वस्त हो जाते हैं। ठीक है, 80% मकान क्या हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। इस भूकंप को इतिहासकारों ने 60 साला भूकंप का नाम दिया। 60 साला भूकंप। ठीक है, तो 60 साला भूकंप का नाम किस भूकंप को दिया गया, जो 8 सितंबर 1803 ईस्वी को आया था गढ़वाल के क्षेत्र में। अब इस भूकंप का जो केंद्र रहा था वो भी मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। इसका जो केंद्र था वो बद्रीनाथ का क्षेत्र हुआ करता था। तो इसका केंद्र कहाँ था, बद्रीनाथ क्षेत्र हुआ करता था, जिसे हमने 60 साला भूकंप नाम दिया। और इसी भूकंप के कारण 80% मकान ध्वस्त हो गए थे। अब देखो, भीषण अकाल के कारण और गोरखा यानी नेपाल सरकार को कर देने के कारण और उसी के बाद 1796 ईस्वी में 1803 ईस्वी में आए भूकंप के कारण जो प्रद्युमन शाह की स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय हो गई। इसी स्थिति का लाभ उठाया गोरखा सैनिकों ने या फिर नेपाल सरकार ने, और इसी के बाद उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करा। तो अब हम समझते हैं जो अंतिम जो आक्रमण रहा था, जो निर्णायक आक्रमण रहा था गढ़वाल पर, उसको इसी भूकंप का जो फायदा उठाया वो किसके द्वारा उठाया गया, वो नेपाल सरकार के द्वारा उठाया गया। और नेपाल सरकार ने इसी के बाद फरवरी 1803 ईस्वी में उत्तरकाशी के बाड़ाहाट क्षेत्र पर आक्रमण करा। तो फरवरी 1803 में गोरखाओं का उत्तरकाशी बाड़ाहाट पर आक्रमण। ठीक है, अब इस आक्रमण में क्या हुआ, इस आक्रमण में प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच एक युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जब लगा प्रद्युमन शाह को कि इसमें मेरी पराजय संभव है, तो वो भागकर चमुआ नामक स्थान पर आ पहुंचा, जिसे हम चंबा भी कहते हैं। तो चंबा या चमुआ नामक स्थान पर, चंबा या फिर चमुआ नामक स्थान पर युद्ध। ठीक है, देखो, सबसे पहले फरवरी 1803 में गोरखाओं का आक्रमण हुआ भूकंप के बाद, और वो जो आक्रमण हुआ वो उत्तरकाशी के बाड़ाहाट क्षेत्र पर हुआ। अब जब इस युद्ध में लगा प्रद्युमन शाह को कि उसकी पराजय है निकट, तो वो भागकर कहाँ आ जाता है, वो भागकर चंबा या चमुआ नामक स्थान पर आ जाता है। अब गोरखा सैनिक इसका पीछा करते हुए इसी स्थान पर आते हैं और प्रद्युमन शाह के मध्य और गोरखाओं के मध्य यहाँ भी एक युद्ध होता है।
यहाँ से भागकर जब प्रद्युम्न शाह यहाँ से भागकर देहरादून के क्षेत्र में पहुँचता है, ठीक है, तो यहाँ से भागकर ये कहाँ पहुँचता है, देहरादून के क्षेत्र में पहुँचता है। और इसी देहरादून के क्षेत्र में पहुंचने पर अपने महल की सारी कीमती वस्तुओं को बेचकर ये एक बड़ी सेना तैयार करता है, ठीक है, अपनी एक सेना तैयार करता है। इस स्थिति में, ये जो स्थिति थी, जब ये चंबा या चमुआ नामक स्थान से भागकर देहरादून क्षेत्र में आया, तो इसका जो साथ दिया वो एक शासक रामदयाल द्वारा दिया गया था। तो रामदयाल द्वारा यहाँ इसका साथ दिया गया, ठीक है, रामदयाल द्वारा अपनी सेना दी गई, ठीक है। तो रामदयाल ने भी इसे क्या करा, अपनी सेना दी। तो इसने एक बड़ी सेना यहाँ पर तैयार कर ली थी। जब इसके द्वारा एक बड़ी सेना तैयार कर ली गई तो इसी देहरादून क्षेत्र के, ठीक है, देहरादून क्षेत्र के खुड़बुड़ा नामक स्थान पर, खुड़बुड़ा नामक स्थान पर गोरखाओं के मध्य और प्रद्युम्न शाह के मध्य एक युद्ध हुआ जिसे हम खुड़बुड़ा का युद्ध कहते हैं। तो 14 मई 1804 ईस्वी में प्रद्युम्न शाह के मध्य और गोरखाओं के मध्य खुड़बुड़ा क्षेत्र का युद्ध हुआ, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ। अब ये जो युद्ध हुआ, ये जो युद्ध था वो निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह की पराजय हो जाती है और यही प्रद्युम्न शाह रणबहादुर शाह की गोली से मारा जाता है, ठीक है। इसी के बाद, इसी खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद जो गढ़वाल की स्थिति थी उसमें परिवर्तन आ गया। अब गढ़वाल में पवार राजवंश का पतन हो चुका होता है और जो गढ़वाल क्षेत्र था वहां गोरखों का शासन स्थापित हो जाता है। इसी युद्ध के बाद गोरखाओं ने क्या करा, गोरखाओं ने हरिद्वार में प्रद्युम्न शाह का सैन्य सम्मान के साथ दाह संस्कार करा, ठीक है। और इसी के जो 2 पुत्र रहे थे, सुदर्शन शाह, प्रीतम शाह द्वितीय और सुदर्शन शाह, तो जो 2 पुत्र थे प्रद्युम्न शाह के, जिनमें से एक पुत्र था प्रीतम शाह द्वितीय और जो दूसरा पुत्र था वो था सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने हरियाणा के ज्वालापुर में शरण ली। तो सुदर्शन शाह कहाँ भाग जाता है, हरियाणा के ज्वालापुर में भाग जाता है। और जो प्रीतम शाह था उसको अमर सिंह थापा ने काठमांडू या फिर कांतिपुर भेज दिया, काठमांडू या फिर कांतिपुर भेज दिया। और इसी प्रद्युम्न शाह का जो भाई था पराक्रम शाह कहाँ भाग जाता है, पराक्रम शाह कांगड़ा शासक की शरण ले लेता है। तो गढ़वाल क्षेत्र में 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक, ठीक है, 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक गोरखाओं का शासन गढ़वाल क्षेत्र में रहता है। यानी कि गढ़वाल में जो शासन रहता है वो 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक रहता है गोरखाओं का। और कुमाऊं क्षेत्र में जो इनका शासन रहता है वो 1790 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। तो 1790 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक जो स्थिति थी कुमाऊं की वो बदल चुकी थी और 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक गढ़वाल में गोरखों का शासन स्थापित हुआ। तो आज के लेक्चर में हमने किस तरह से गोरखाओं ने पहले कुमाऊं क्षेत्र को विजय करा और उसके बाद गढ़वाल क्षेत्र को जीता, ये आज के लेक्चर में हमने कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं गोरखा के प्रशासनिक व्यवस्था को, कर व्यवस्था को और अन्य सभी फैक्टों को कवर करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।